नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास सीरीज में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 19 अगस्त और 19 अगस्त को जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो है एग्जाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में जो भी आपके मैथ और जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको जो है हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए उस पीडीएफ का भी जो है आप लोग लाभ उठा लीजिएगा। बाकी जो है हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है कि 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने जो है कितनी सीटें जो है ये जीती थी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाया। तो जिसका राइट आंसर जो है आपका 48 सीटें जो है इसका राइट आंसर था। जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली विधानसभा का चुनाव 2025 में आपका हुआ। वहां पर जो है टोटल आपका 70 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, जिसका चुनाव 5 फरवरी 2025 को हुआ था। ठीक है, घोषणा जो है रिजल्ट का 8 फरवरी 2025 को हुआ, जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी जो है आपके 48 सीटें जीत के जो है पूर्ण बहुमत हासिल की और जो है आपकी सरकार बनाई। और रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की जो है मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, तो आप इसको भी जो है आप क्या कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चले कि स्टैटिक जीके, आपको पता होगा कि हर एग्जाम में जो है स्टैटिक जीके से जो है लगभग 30 से 35% जो प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, जिससे जो है लाखों सिलेक्शन जो है हर साल आपका रुक जाता है बच्चों का। ठीक है, तो आज मैं आपको अग्रवाल एग्जाम का पब्लिकेशन की ओर से पब्लिश स्टैटिक जीके के बुक के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसमें जो है आपके टोटल 240 पेज हैं, 249 रुपये इसका प्राइस है। इस पुस्तक की बात करेंगे तो इस पुस्तक में जो है आपके विषयवार, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो है 80 प्लस जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया गया है, चाहे आपका इतिहास से हो या पॉलिटी से हो या आपका कला एवं संस्कृति से हो, भूगोल से हो, इसके अलावा अर्थव्यवस्था हो, विज्ञान हो, या इसके अलावा मिसलेनियस हो। ठीक है, सभी से जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। इसमें एक चीज और है कि इसमें जो है आपको कोई भी जो मटेरियल है आपको थ्योरी फॉर्मेट में जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी मटेरियल मिलेगा आपका टेबल फॉर्मेट में मिलेगा। इसका क्या लाभ है? तो इसका लाभ है कि इससे जो है आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप कर सकते हैं। इसके अलावा रिवीजन टाइम में भी जो है आप आपका ये ज़्यादा समय नहीं लेगा। और तो और सबसे ज़्यादा जो चीज़ है कि आप इससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे और जो है आपको ये आसानी से जो है माइंड में बहुत अधिक दिन तक रहेगा। ठीक है, तो इसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जो है प्रोवाइड करा देंगे। बाकी एक बार आप लोग देख लीजिए पढ़कर कैसा बुक है कैसा नहीं है। आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ये उपलब्ध है। इसका ऑब्जेक्टिव बुक भी आता है, उसको भी आप लोग लेकर जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आईपीएल में जो है एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी का नाम आपसे पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है साई सुदर्शन इसका राइट आंसर था। जैसा कि आपको पता होगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के शायद साई सुदर्शन ने जो है आईपीएल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया और जब वो एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। ठीक है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो आपका अभी हाल ही में 2025 में जो आईपीएल हुआ है, जिसका 18वां सीजन आपका खेला गया है, ठीक है, जिसका विजेता जो है कौन बना था आपको भी पता होगा, आरसीबी बना था। ठीक है, तो इसमें जो आपके ऑरेंज कैप जो विनर थे, ऑरेंज कैप विनर वो आपके साई सुदर्शन ही बने थे। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कौन सी मिसाइल प्रणाली जो है हवाई हमलों जैसे विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने में सक्षम है। ठीक है, तो रूस की S-400 आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि राइट आंसर था। इसके अलावा रूस की S-400 मिसाइल प्रणाली जो है दुनिया की सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से माना जाता है। यह सिस्टम हवाई हमलों जैसे विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने में सक्षम है। भारत ने मई 2025 में, आपको पता होगा, पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को S-400 की मदद से ही सफलतापूर्वक जो है नाकाम किया था। मई में जो है आपका 7 मई को में भी जो है आपका ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो है पूछा गया था कि कौन सी वो मॉक ड्रिल किया गया था। मॉक ड्रिल का शायद आपसे नाम पूछा गया था, तो ऑपरेशन अभ्यास उसका नाम था।
ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बना। और ऑपरेशन अभ्यास के अंतर्गत जो है कितने जिलों में है, कितने जिलों में जो है मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा, 244 जिलों में। ठीक है, 240 जिलों में मॉक ड्रिल जो है आयोजित किया गया। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस 2025 का जो है थीम पूछा गया था, यानी कि विषय क्या था। तो विश्व जल दिवस जैसा कि आपको पता होगा कि हर साल 22 मार्च को जो है मनाया जाता है, और 2025 में इसका जो मुख्य विषय था ग्लेशियर संरक्षण था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ग्लेशियर संरक्षण ही होगा, जो जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में जो है ग्लेशियरों की भूमिका पर केंद्रित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है इसरो का जो 100वां मिशन था NVS 20 के प्रक्षेपण यान का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो प्रक्षेपण यान का नाम था, वो था GSLV F-15। तो ये इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। इसके अलावा इसरो का 100वां मिशन का भी नाम याद रखिएगा, NVS 02 है। उड़ान भरा, जो कि भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन में क्रांति लाएगा। सटीक GPS, आपदा प्रतिरोधक क्षमता और रणनीतिक रक्षा अनुप्रयोगों के साथ ये उपग्रह जो है भारत की NAVLC प्रणाली को मजबूत करेगा। ठीक है, तो 100वां मिशन था, लॉन्च कब हुआ, 29 जनवरी 2025 को हुआ। प्रक्षेपण यान GSLV F-15 है। प्रक्षेपण स्थान जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। महत्व की बात करेंगे तो यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से 100वां मिशन है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के लिए जो है एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगला है कि मुगल काल में पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी जो है दीवान कुल या दीवान आला की होती थी। इसमें से एक ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। जो मुख्य दीवान के रूप में कार्य करते थे, यह पद जो है राजस्व प्रशासन और वित्तीय मामलों का प्रमुख होता था। अगला है 1991 में LPG, आपको पता होगा, ए से लिबराइजेशन यानी कि उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और जी से ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण में आर्थिक संकट से उबरने के लिए जो है किसने वित्तीय सहायता प्रदान की। ठीक है, इसका राइट आंसर IMF था, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। हो सकता है आपके ऑप्शन में वर्ल्ड बैंक का भी नाम दिया गया हो और इसे तो आज नहीं दिया गया हो, लेकिन आने वाले शिफ्टों में अगर दिया जाता है तो अचंभित की बात नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी जो है आपकी सहायता किया था IMF के साथ। ठीक है, तो LPG आपका 1991 में आया था। उस समय जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव थे, की सरकार के द्वारा लागू किया गया था। इस दौरान जो है मनमोहन सिंह की बात करेंगे, बहुत बड़ी भूमिका इनकी थी, जो कि उस समय के वित्त मंत्री थे, और उन्होंने इन सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। IMF ने भारत को आर्थिक संकट से उबरने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे इन सुधारों को लागू करने में मदद मिली। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जो है किस प्रकार की खेती की जाती थी। ठीक है, तो मिट्टी की कटाई या मिट्टी का अपरदन दोनों सेम बात है। उसको रोकने के लिए जो है कई प्रकार की खेती जो है की जाती है, जैसे कि आपके समोच खेती, सीढ़ीदार खेती या आवरण फसल। इसका राइट आंसर था। हो सकता है आपका ऑप्शन में समोच खेती का भी नाम दिया गया हो, सीढ़ीदार खेती का भी नाम दिया गया हो, जो भी दिया गया हो, मे भी आपका सीढ़ीदार खेती ही दिया गया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में ट्रेसिंग के नाम से जानते हैं। सीढ़ीदार नुमा खेती में जमीन की रूपरेखा के अनुरूप फसलें उगाई जाती हैं, और पहाड़ी इलाकों में सीढ़ियां बनाकर मिट्टी का कटाव रोका जाता है। इस पद्धति से पानी का बहाव कम होता है, मिट्टी का संरक्षण होता है। इसके अलावा समोच्च रेखा खेती की बात करेंगे, जिसे केल्मो कॉन्ट्योर फार्मिंग कहते हैं। इस विधि में जो है ढलान के साथ साथ समोच्च रेखाओं के साथ खेत की जुताई की जाती है। इससे पानी का बहाव धीमा हो जाता है और मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। अगला है क्रॉप रोटेशन, यानी कि फसल चक्रण। विभिन्न प्रकार की फसलों को एक निश्चित क्रम में उगाना, जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। गहरी जड़ों वाली फसलें मिट्टी को स्थिर करने में मदद करती हैं, जिससे कटाव कम होता है। एक है आपका आवरण फसल, यानी कि कवर क्रॉप्स। फसल के मौसम के बीच मिट्टी को ढकने के लिए जो है हरी खाद या अन्य फसलें उगाई जाती है, और यह मिट्टी को हवा और पानी के कटाव से बचाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 1639 या 40 में डैश का निर्माण हुआ था। तो 1639-40 में जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन में था, जो चेन्नई मद्रास में स्थित है, और यह भारत में पहला अंग्रेजी किला है। 23 अप्रैल 1644 को इसका प्रारंभिक निर्माण कार्य जो है पूरा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा फोर्ट सेंट जॉर्ज की बात करेंगे, तो ये किला इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। वर्तमान में ये किला जो है तमिलनाडु विधानसभा के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है।
यह किला जो है भारत में ब्रिटिश शासन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। अगला है हिमालय से निकलने वाली 3 मुख्य नदियां सिंधु, गंगा और डैश है, ठीक है। जिसका राइट आंसर जो है आपका ब्रह्मपुत्र होगा। हिमालय से निकलने वाली ऐसे तो बहुत सारी नदी निकलती है, लेकिन मुख्य नदी की बात करेंगे तो सिंधु है, गंगा है और आपका ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर था। ये तीनों नदियां जो है हिमालय से निकलती है और अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर एक विशाल नदी प्रणाली बनाती है, ठीक है। अगला है मंत्री परिषद का कार्य पूछा गया था, ठीक है। तो मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो है 3 श्रेणियां होती है। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है उप मंत्री, ठीक है। इन सभी मंत्रियों में शीर्ष स्थान पर आपका प्रधान मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह रक्षा, वित्त, विदेश व अमरीकी आदि के प्रमुख होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री जो है इन्हें अक्सर छोटे मंत्रालयों का भार दिया जाता है। ये केवल निमंत्रण मिलने पर ही कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं। राज्य मंत्री की बात करेंगे तो ये किसी कैबिनेट मंत्री के सहायक रूप में काम करता है, ठीक है। लेकिन आपका ओवरऑल मंत्रिपरिषद का कार्य पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था कि ये राष्ट्रपति की सहायता करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो ये इसी प्रकार से कोई ऑप्शन था कि राष्ट्रपति को सहायता करते हैं। राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो है ये मंत्रिपरिषद होते हैं, ठीक है। तो ये उसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? राइट आंसर जो है 21A इसका राइट आंसर था। 86वां संशोधन 2002 में हुआ। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। अगला है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा में सेवन करने से वजन बढ़ जाता है, मधुमेह का खतरा बढ़ता है, हृदय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन पाचन संबंधी समस्याओं, थकान और संज्ञानात्मक कार्यों में कमी का कारण भी बनता है। अगला है आवर्ती तरंग और समय के बीच का संबंध बताना था। तो आवर्ती तरंग और समय के बीच संबंध को जो है v इक्वल टू एफ लेमडा के द्वारा लिखा जाता है, जहाँ पर v जो है तरंग का वेग है, f जो है आवर्ती है और ये जो तरंग दैर्घ्य का जो साइन है वो है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे के व्यक्त क्रमानुपाती होता है, ठीक है। f इक्वल टू एफ 1/t या t इक्वल टू 1/f के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता कोई आपके ऑप्शन दिया गया होगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी को सहायता करने वाला उलेमा जो है वो कहाँ से आया था, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न था। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी की सहायता करने के लिए उलेमा, जिससे कि हम लोग इस्लामी विद्वान के नाम से जानते हैं, मुख्य रूप से आपके उत्तर भारत से थे, विशेष रूप से पंजाब और दिल्ली क्षेत्र से। इनमें से कुछ प्रमुख उलेमा थे जिन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के साथ काम किया, जैसा कि मौलाना महमूद हसन, मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली और मौलाना हुसैन अहमद मदनी। इन विद्वानों ने न केवल धार्मिक आधार पर बल्कि राजनीतिक और सामाजिक न्याय के लिए भी जो है रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिजियोलॉजी या चिकित्सा में जो है नोबेल पुरस्कार 1908 किसे मिला था? यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया। तो 1908 में फिजियोलॉजी या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जो है इलिया इलिच मेचनिकोव और पॉल एरलिच को मिला, ठीक है। तो पॉल एरलिच ही शायद आपका ऑप्शन में था, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। यह पुरस्कार जो है ना प्रतिरक्षा पर उनके काम के लिए दिया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक मैथ का क्वेश्चन आया कि यदि एक गोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 4πr² होता है, ठीक है। जहां पर r जो है आपका मालूम होगा त्रिज्या होता है और व्यास आपका 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो r इक्वल टू 14 इंटू 2 हो जाएगा, जो कि आपका 7 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। क्षेत्रफल जो है 4πr² होता है। तो उसमें आप जब वैल्यू को पुट कीजिएगा तो वो आपका आंसर जो निकल कर आएगा 615.44 वर्ग सेंटीमीटर निकल कर आएगा, जो कि भी राइट आंसर था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अगला है यदि 12 वस्तुओं की खरीद पर 180 रुपए और प्रत्येक वस्तु 20 रुपए में बिकती है तो कुल लाभ कितना होगा, ठीक है। तो 12 वस्तुओं की कुल खरीद मूल्य इक्वल टू जो है 180 रुपए है। प्रति वस्तु खरीद मूल्य की बात करेंगे तो 180 को जो है भारत से डिवाइड करेंगे तो आपका 15 रुपए निकल कर आएगा। और प्रति वस्तु विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो वो आपका 20 रुपए है। तो प्रति वस्तु लाभ की बात करेंगे तो 20 - 15 करेंगे तो 5 रुपए निकल के आएगा। कुल लाभ की बात करेंगे तो
5 इंटू 12 करेंगे तो आपका 60 रुपया, ठीक है। वो आपका 60 रुपया निकल के आएगा, जो कि ही आपका राइट आंसर था, ठीक है। तो देखिए ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में, आने वाले शिफ्टों में बचा हुआ है, तो आप लोग जो है हमारे द्वारा जो आपका स्पेशल ई बुक्स बनाया गया है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए, जिसमें आपको पीवाईक्यू बेस्ड रॉयल बुक मिलता है, ग्रेजुएट एग्जाम बेस्ड हंटर बुक मिलता है, और अंडर ग्रेजुएट एग्जाम बेस्ड आपका ई बुक मिलता है, जो कि हर प्रश्न के साथ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में, अंडर ग्रेजुएट का पीडीएफ आपका जब तक एग्जाम रहेगा तब तक का मिलेगा, बाय कर सकते हैं। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है व्हाट्सअप मैसेज भी आप लोग कर सकते हैं, जिसका व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सही।